जिस चीज़ का सबको वेट था वो चीज़ फाइनली हो चुकी है और जो चीज़ मैंने कही थी आज मैं वही कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि अब मैं इसके टॉपिक पे डिस्कशन तभी करूँगा जब वो आके वीडियो बना के सब डिस्कस करेगा और आज मैं वही करूँगा। ये वीडियो है तो 1 घंटे की और इसका स्पीड अब तो इसकी हमें स्पीड बढ़ा के ऑब्वियसली देखनी पड़ेगी। तो मैं 1.5x में देखूँगा। पूरा वाक़या सुनना है क्योंकि इसने 52 मिनट्स की वीडियो मेरा और मेरी फैमिली का जो साढ़े 3 माह का एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ वो बताने आया हूँ। 16 अगस्त 2025 को जब मैं सो के उठता हूँ, मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ क्योंकि हमने अपने दोस्त वगैरह मेहमान बुलाए होते हैं, हमने अपने घर में दावत रखी होती है। मेरे सब दोस्त आते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, हम खाना-शाना खाते हैं, गपशप लगाते हैं। मेहमान चले जाते हैं, उसके बाद मैं और रूम पैकिंग में लग जाते हैं क्योंकि हमें मलेशियन गवर्नमेंट का एक इवेंट है, उधर से इनवाइट आया होता है कि रिकी भाई आप आएँ हमारे लिए कुछ वीडियोस वगैरह बनाएं। पूरे पाकिस्तान से उन्होंने एक मेल और एक फीमेल को चुना, जिसके अंदर मेल में उन्होंने मुझे चुना, बाकी कंट्रीज से भी उन्होंने एक मेल एक फीमेल इनवाइट किए हुए थे और मैं बड़ा एक्साइटेड था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से उन्होंने एक बंदा चूज करना है, उन्होंने मुझे चुना, मैं बड़ा ऑनर फील कर रहा। हमने बड़ी जल्दबाजी में पैकिंग की क्योंकि मेहमान आए होते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता और मुझे नहीं पता कि जब हम पैकिंग करके अपने घर से निकलेंगे तो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। 1 मिनट, म्यूज़िक है ये? इसमें म्यूज़िक की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल मेरे अंदर इतना सा भी वहम गुमान नहीं था कि असल में इशू क्या है। 1 घंटे के बाद इमिग्रेशन वाले आते हैं, वो कहते हैं कि आज हमारे साथ। एयरपोर्ट के बाहर एनसीसीआई की टीम आई होती है, मुझे वो हथकड़ी लगाते हैं, मेरी गाड़ी में बैठा देते हैं। रूप कहती है कि मैंने भी साथ आना, मैंने उसको कहा नहीं तुम घर चली जाओ, मुझे नहीं पता क्या सीन है, मैं हैंडल कर लूँ। वो गाड़ी भी चल पड़ी थी, गाड़ी सीधा चलेगी एनसीसीआई ऑफिस गुलबर्ग। इस वक्त यूट्यूबर डकी भाई की गिरफ्तारी का हर तरफ चर्चा है। डकी भाई को ये तो फिर वही सीन था कि इसको हिरासत में लेके जब गए थे। हम एनसीसीआई ऑफिस पहुंच जाते हैं। हथकड़ी मुझे लगी हुई थी, मुझे ऊपर एक रूम में लेके गए। जब मैं एनसीसीआई के ऑफिस पहुंचता हूं तो वहां पे 6-7 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। मेरी हथकड़ी वो खोल देते हैं, मुझे कुर्सी पे बिठा देते हैं और मेरी इंटरोगेशन शुरू हो जाती है। वहां पे मेरे से क्वेश्चन करते हैं एप्लीकेशंस के प्रमोशन के बारे में। वहां पे मुझे पहली बार आइडिया होता है कि मेरा इस इशू पे मुझे एयरपोर्ट रोका गया। खैर मेरे से वो जो सवाल करते गए मैं उनको बताता गया। मेरे पास 3 मोबाइल थे, मैंने तीनों मोबाइल के पासवर्ड उनको दिए। उन्होंने मेरे से मेरे जीमेल अकाउंट के पासवर्ड पूछे, मैंने वो भी उनको ऑन द स्पॉट दिए। उन्होंने मेरे से मेरे लैपटॉप का पासवर्ड पूछा, मैंने उनको ऑन द स्पॉट दिया। ऐसा भी नहीं कि मैंने उनको कोई बहाना लगाया हो कि मैं पासवर्ड भूल गया हूं, बिकॉज़ आई हैड नथिंग टू हाइड। मैं इदारे के साथ कोऑपरेट करना चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता कि इदारा ये सोचे कि मैं कुछ छुपा रहा हूं। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया गया। वो सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने पहले 23 मिनट के अंदर दे दी थी। कई घंटे 1 सेकंड, रिमांड इसका पहले हुआ था, बिफोर कोर्ट हुआ था? ये मैंने तो ये सुना था, जहाँ तक मुझे याद है इसका रिमांड जो है वो पहले फैसले के बाद हुआ था, मतलब पहली पेशी के बाद हुआ था। मेरे आईओ के अलावा जब तमाम ऑफिसर चले जाते हैं तो एक प्राइवेट बंदा बाहर से अंदर आता है। तो आईओ मुझे कहता है कि तुझे पता है कि तेरे पे एफआईआर होने वाली है? मैंने कहा यार आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि मेरे पे केस क्या है और क्या एफआईआर है, मैंने किया क्या है। वो जो प्राइवेट बंदा जो बाद में आया ना, वो कहता है कि यार तेरे बहुत बड़े मामलात हैं, तेरा बहुत बड़ा मैटर है, तेरे पीछे आईएसआई है, तेरे पीछे एमआई है, तेरे पीछे क्या क्या एजेंसी है। कहता तुझे पता ही नहीं है कि तूने क्या किया। तो वो मेरे पे ये इंप्रेशन डाला कि हर इदारा जो है वो मेरे पीछे पड़ गया। साथ ही कहता कि लेकिन अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। मेरा तो काम ही कोई नहीं है। नहीं मतलब इसने ऐसा वाकई में ऐसा क्या किया था कि जिसके पीछे, मतलब मैं भी जब ये सब चीज़ें कवर कर रहा था ना, मैं भी यही सोच रहा था इसने ऐसा क्या किया कि इसके इतने पीछे पड़ गए यार। ये सिर्फ गैम्बलिंग या प्रमोशन का केस नहीं है। अगेन वही बात कि भाई ये तो बहुत लोगों ने की है और स्टिल कर रहे थे। जिस टाइम ये अरेस्ट हुआ था उस टाइम बहुत लोग कर रहे थे, तो इसी पे क्यों सख्ती की जा रही है और इस लेवल की जा रही है कि जैसे ये बहुत ही बड़ा टेररिस्ट है, इसको इस तरह ट्रीट किया जा रहा था। वो काफ़ी अनफेयर दिख रहा था। सुबह उठता हूँ, फैमिली को टाइम दिया, बेगम को टाइम दिया, एक आधे दोस्त को टाइम दिया, जाके व्लॉग वगैरह बना लिया, घर आए सो गए, दैट्स इट। इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ है नहीं। मेरे माइंड में 100 सवाल आना शुरू हो गए, लेकिन मेरे पास जवाब किसी का नहीं था। खैर उन्होंने मेरे पे एफआईआर दे दी, मुझे हवालात में बंद कर दिया। मैंने जिंदगी में कभी हवालात नहीं देखी थी। उस रात मैं नहीं सोया, मैं जागता रहा, रोशनी होगी। हवालात में सिर्फ एक ही लड़का था, मैंने उससे भी कोई ज्यादा बातचीत नहीं की। सुबह 10-11 बजे के करीब एक बंदा आया, उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई और नहीं, हवालात तो तूने देखी है पिक्चर में जब बदला ब्रदर बंद था। मुझे कोर्ट ले गए कि आपको जज साहब के सामने पेश करना है। मेरी फैमिली में से किसी भी बंदे ने आज तक कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई पुलिस स्टेशन, कोई हवालात, कोई थाने, उनमें से किसी चीज का उनको नहीं था पता। जज साहब ने 2 दिन का रिमांड दे दिया, मुझे तो रिमांड का मतलब नहीं था पता। मुझे हथकड़ी लगा के फिर से एनसीसीआई ऑफिस ले जाते हैं और मुझे हवालात में बंद कर देते हैं। उससे नेक्स्ट डे की बात है, मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआई सरफराज चौधरी साहब वो अचानक होते हैं। हाँ, ये बंदा बड़ा ये पॉडकास्टे कर रहा था, बड़ा ये जो है सब जो मतलब हीरो बन रहा था आगे, जैसे इसने जो है एक बहुत बड़ा टेररिस्ट पकड़ लिया। चलो आगे देखते हैं क्या बात है। मुझे जब हथकड़ी लगा के एडिशनल डायरेक्टर रूम में लेके जाते हैं तो वहाँ पे 5 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब मेरे से पूछते हैं कि तुम कौन से एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो? मैंने कहा सर मैं किसी एप्लीकेशन का कोई कंट्री हेड नहीं हूँ। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ किधर से आता है पैसा तेरे पास? मैंने कहा सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उधर एडसेंस। अभी मैं बात कर ही रहा होता। कहता है कि तुम मेरे वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहे हो, क्या करता है तुम्हारा बाप? मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर वतन अजीज़ के बच्चों को ख़राब कर रहे हो, मतलब क्या कर रहा है ये? नशे बेच रहा है? क्या कर रहा है ऐसा? मेरा ये खुद सवाल है कि ऐसा ये क्या कर रहा है? चलो मान लिया क्रिंज कंटेंट है, सही है, मैं नहीं देखना पसंद करता, मैं देखता भी नहीं हूँ, सिंपल हल है इस चीज़ का। वतन अजीज़ के बच्चों को ख़राब कर रहे हो तो भाई अपने बच्चों का ख्याल खुद रखो ना। तुम अपने बच्चों को कुछ भी दे दोगे एक्सेस और फिर उसके बाद तुम ब्लेम उसको करोगे जो उसके सामने आ रहा है, जो वो सर्च करके देख रहा है। तुम उसके ऊपर लिमिट लगाओ ना। अपने बच्चों पे तुम्हें कंट्रोल नहीं है, तुम उसको कंट्रोल करोगे जो बना रहा है। और वो क्या पता तुम्हारे बच्चे के लिए वो कोई तुम्हारे बच्चे के लिए थोड़ी बना रहा है। तुम उसको कंट्रोल करना सीखो। ये क्या, ये बड़ी बैड पेरेंटिंग है। ये सबसे घटिया जो पेरेंटिंग करते हैं ना, उनका यही रीजन है, लेम एक्सक्यूज है कि हमारे बच्चों को कंटेंट क्रिएटर्स खराब कर रहे हैं। अपने बच्चों को तुम लोग खुद नहीं संभाल सकते, क्यों दे देते हो टैबलेट्स उनके हाथ में कि जाओ हमारे सर नहीं खाओ, जाओ जाके किसी और से सीखो। और फिर जब वो उल्टा सीधा सीख के आ जाएंगे फिर बोलेगे ये देखो बच्चे खराब कर दिया। कितनी त्यापे की बात है ये। प्रोफेसर है। तो कहता तुम इतने क्यों हो? मैं चुप रहता हूँ।
वो चीख के बोलते कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ बहन की गालियाँ वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। तो कहता मुंह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था, वो जोर से चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहाँ पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी सोच रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। मुझे माँ बहन की गालियाँ दी जा रहा है, मैं अपना मुंह नीचे करके खड़ा हूँ। जाहिर सी बात है, पावर अब उस इंसान के पास थी, ये वहाँ पे इसके पास कोई पावर नहीं। किसी को नहीं पता था ये कहाँ पर है, कहाँ बैठा हुआ है, क्या हो रहा है इसके साथ, और उन्होंने अपने पावर का यूज़ किया। फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता, वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मेरे थप्पड़ कितने मारे। फिर वो मुझे कहता कि अपनी टांगे बैंड कर। मैंने अपनी टांगे बैंड कर ली। कहता हाथ ऊपर कर। मैंने अपना हाथ ऊपर कर ली। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाते हैं जो एक बच्चा रिसीव करता है, जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में सिगरेट होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डकी भाई को जानते हो? वो बच्चा कहता है जी। वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बैंड होती हैं। वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये। कहता है डकी भाई। तो कहता कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो? कहता जी। वो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है, मुझे बहुत जोर का पीछे थप्पड़ मारता है। सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम। और ये बच्चे को दिखाना, ये चीज़ दिखाना 7 साल के बच्चे को, ये बड़ा आपने जो है उसकी तरबियत में बहुत अच्छा इजाफा किया है ना, कि आप किसी को टॉर्चर होते हुए दिखा रहे हो अपने बच्चे को। आप बड़ी उसकी अच्छी तरबियत कर रहे हो इस तरह। कहता नहीं, चलो फटाफट इसको गालियां दो। बच्चा कहता है कि अच्छा, सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा। अच्छा, ये एक 7-8 साल का बच्चा आपके सामने ये गालियां बक रहा है, और आप उससे बोल रहे हो इससे कि भाई ये बच्चों को खराब कर रहा है। आप 7-8 साल के बच्चे से गालियां गंदी गंदी दिलवा रहे हो और कह रहे हो उस पे और दो, और ये बच्चे खराब कर रहा है आपके। कितनी गालियां सिखाई है इसने आपके बच्चे को, वो वाली है जो आप बोल रहे हो कि ये बच्चे खराब कर रहा है। वीडियो कॉल पे लेके सामने किसी को टॉर्चर करके अपने बच्चे को वो वीडियो दिखाना, फिर अपने ही बच्चे से कहना कि इसको गालियां बको गंदी गंदी, और फिर वो जब गालियां दे रहा है तो आप बड़ी अच्छी तरबियत कर रहे हो उस बच्चे की, और फिर इन पे ब्लेम डालते हो आप लोग। सरफराज चौधरी साहब कहते हैं का बच्चा। अच्छा, थप्पड़ वो मारी जा रहा होता है पीछे। वो वीडियो कॉल पे उस बच्चे को दिखा रहा होता है कि ये तुम इसके प्रोग्राम देखते हो, और ये मैं क्या बताऊँ यार। खैर मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ, मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ और किस तरह इससे निकलूँ। मैंने क्या किया ऐसा। खैर वो सरफराज चौधरी कहता है कि इसको ले जाओ, इसकी तरीके से तफ्तीश करो। जबकि मैं डे 1 को आया हूँ, मैं सब कुछ, मोबाइल का पासवर्ड, मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहाँ पे, मुझे एक तेरी इसकी गलती ये थी कि ये जो है ना उनके साथ तमीज़ से चला है। इसकी गलती ये थी, इसने कोऑपरेट किया है गलत बंदों के साथ। इसकी गलती इतनी थी। इसको कुछ ऐसा करना चाहिए था जो टेढ़े बंदे करते हैं, जो गलत तरीके आजमाते हैं, क्योंकि वो गलत लोग थे। अब आप उनको दिखाओगे ना, अब इसने उनको दिखाया ना कि हाँ यार मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरे ऊपर पावर रखते हो, आप मुझे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। उन्होंने और पावरफुल फील किया कि अरे हम तो अपने इदारे का गलत फ़ायदा, हम तो अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठाएंगे, हम इससे पर्सनल हेट निकालेंगे। और ये पर्सनल हेट आई कहाँ से? ये सारे कमेंट्स से, जो बोलते हैं कि ये बगैरत है, ये मुल्क के बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। ये जो आप रिपीटेड बकवास करते रहते हो ना, जो आपके मुंह में आता है, बिना सोचे समझे बोलते रहते हो कि ये जो घटिया लोग हैं, ये तो ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, मतलब कोई सेंस नहीं है उस बात का। अगर आप बैठ के सोचो ना, उन बातों का कोई सेंस नहीं है। और ये मैं डे 1 से बोलता आया हूँ कि ना आपके बच्चे की जिम्मेदारी है इन ब्लॉगर्स पे, ना इनकी तरबियत की जिम्मेदारी है, ना माशरे की जिम्मेदारी है इन ब्लॉगर्स पे। अगर आप इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, या आपके दिमाग का खलल है कि आप जो है इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आपको खुद लॉजिकल कोई थिंकिंग नहीं है कि यार ये चीज़ जो कर रहे हैं ये सही भी है या नहीं, या ये हमें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी चाहिए या नहीं। आप एक बस हमेशा की तरह ना आप अपनी गलतियां दूसरों पर डालने की कोशिश करते हो कि ये जो मैं गलती कर रहा हूँ इसका जिम्मेदार ये बनता है। मेरे अगर बच्चे मुझे गालियां बकते हैं, मेरे बच्चे अगर गलत चीज़ें करते हैं, मेरे बच्चे अगर गलत बात करते हैं, तो इसका जिम्मेदार ये बनता है। मेरी तरबियत तो बहुत अच्छी है, मैं अपने बच्चे को कह रहा हूँ कि गालियां बको नंगी नंगी इस आदमी को, मेरी तरबियत बहुत अच्छी है, ये एक बंदा घटिया है। ये होता है आपकी जो हवाओं में की गई बातें हैं ना, जिससे आप जो है किसी का कैरेक्टर जज कर लेते हो, किसी के ऊपर जो है माशरे की जिम्मेदारी डाल देते हो। ये होता है उससे कि लोगों में पर्सनल हेट पैदा हो जाती है, इस तरह फिर हेट निकलती है। तो जुनैद सलीम साहब ने जो है वो इस चीज़ का पॉडकास्ट दे दिया। ज़ेर हिरासत जब डकी भाई थे तो कुछ लोग उनसे मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि आप पिज़्ज़ा खाएंगे, तो डकी भाई जवाब में उनके पाँव पड़ गया जो उनसे मिलने आए थे, और बिलक बिलक के रोने लगा और कहने लगा पिज़्ज़ा को छोड़े, उनसे कहे मुझे मारें कम। ये नहीं कहा कि मुझे ना मारें, मगर मुझे मारें कम, बहुत मार रहे हैं। जो फिर मेरे लिए अंदर प्रॉब्लम हुई, मुझे फिर इस बात पे डांट पड़ी कि मैं आगे बात आउट कर रहा हूँ। शायद मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने अब बोलना ही नहीं, मुझे जितना मर्जी मारे, हाँ, मैंने किसी को नहीं। ये जब भी खामोश हो गया था, वही मैंने कहा था कि ये जो चुप होके बैठा हुआ है ना, इसकी भी कोई वजह है कि इसको शायद मना किया गया है कि ये मत बोले, इसके लिए प्रॉब्लम बन रहा है बाहर बोलना।
मुझे औलाद में वापस बंद कर दिया इन्होंने। पीछे पड़ा किसने मारा था? थप्पड़ वो एलकारो ने मारा था। थप्पड़ वो एडिशनल डायरेक्टर ने भी मारा था, मैं आपको बताता हूँ जी। डकी भी आगे बताएगा कि मुझे चपेट किसने मारी थी। और वो बेचारा एक बात कहता था कि यार मुझे मारो ना, मैं कॉपरेट तो कर रहा हूँ, मुझे मारो ना। जब इसको पेश करने लगे थे डकी को, तो भाई वो आपको बताया था कि मैं इसको थप्पड़ मार के लाया हूँ। हाँ, तो वो थप्पड़ मार के लाए, वो मारते थे इसको। अब मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो कोई इनसे पूछ नहीं रहा था कि क्यों मार रहे हैं इसको। जब ये कोऑपरेट कर रहा है, जब ये सब कुछ बता रहा है, तो इसको मारने का मकसद क्या है? क्या किया इसने ऐसा जो इसको इतना गंदा ट्रीट किया जा रहा है? कहता कि तेरा जो मसला है ना वो 7-8 के अंदर हल हो जाएगा। पहले मुझे लगा कि कोई 7-8 लाख की बात कर रहा है कि कोई 7 लाख के अंदर मेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा 7-8 लाख? कहता नहीं तू लाखों में ही नहीं। मैंने कहा 7-8 करोड़? कहता तो और। मैंने कहा इतने तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे रिसेंटली कुछ बहुत ज्यादा खर्चे हुए हैं, मैंने आगे भी बहुत सारी मेरी स्पेंडिंग है, मेरे 100 और काम है, मेरे पास नहीं है। कहता बस फिर तो इधर ही पड़ा है, मुझे 7-8 करोड़ तो क्यों करना है? कहता तू जितना कह रहे हो उतना कर। मेरी 15 मिनट उनके साथ बहस चलती रही कि सर ये पैसे ज्यादा हैं, मुझे आप थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें ताकि मैं मेंटली रिलैक्स रहूं, मुझे थोड़ा सा बता दें कि ये ट्रांसफर आपके पास क्यों करना है। वो मुझे आगे से ये कहता कि यार लगता है तुझे अपना मसला हल करने का शौक नहीं है। बीच में उसने मुझे बहाने लगाने शुरू कर दिया यार क्योंकि तू हमारी कस्टडी में है, तेरा अकाउंट की हैक ना हो जाए, जब तू यहाँ से फारिग होगा तू मुझे बता दी, मैं तुझे सेंड कर दूंगा। आईओ ने मुझे इस तरह की कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने मुझे एक अपना वॉलेट एड्रेस दिया, उसने कहा कि ये सारे पैसे इस पे ट्रांसफर कर। इसने मेरे से जबरदस्ती मेरा फेस आईडी, मेरा ऑथेंटिकेटर सारा लगा के इसने मेरे से जबरदस्ती 3,26,000 यूएसडी जिसकी पीकेआर के अंदर वैल्यू बनती है 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपया। अब जिस अकाउंट में उसने ट्रांसफर किया, क्या वो एफआईए का अकाउंट था? नहीं। क्या वो एनसी? ऑब्वियसली बाइनेंस का अकाउंट एफआईए का तो हो नहीं सकता। अगले दिन सुबह के कोई 10-11 बजे के करीब एक बंदा आता है, मुझे लेके जाते ऊपर ऑफिस में, मुझे इतनी जोर का वो थप्पड़ लगाता है, मेरे ख्याल से मेरे पूरे 3 महीने के अंदर सबसे ज्यादा जोर का थप्पड़ वो वाला थप्पड़ था जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं। क्योंकि वो मुझे बता नहीं लगाया जाता, वो मेरे पीछे से लगाया जाता है, मेरे सर पे इतना बड़ा उस बंदे का हाथ होता है, मुझे इतनी जोर का थप्पड़ लगाते हैं, मेरे यहाँ से मेरे ज़हन का मवाद अंदरियां सारी मेरी आंखों से बाहर निकल गई। मैं इवन मर सकता है बंदा, पता है आपको? यहाँ पे जहाँ पे आपने इसके थप्पड़ लगाया ना, इससे बंदे की जान जा सकती है, पता है आपको? जहाँ आप इसके खेल लेते थप्पड़ मार मार के, थोड़ा हाथ। और ये ऐसा मुलजिम भी नहीं है कि जिसको इतना मारा जाए। ये एक वाइट कॉलर क्राइम था। अगर हम इसको उस तरह देखें जो आप बोल रहे हो, गैम्बलिंग ऐप्स वाला और गैम्बलिंग करना, ये सब चीज़ें, ये वाइट कॉलर क्राइम, ये कोई संगीन जुर्म नहीं है। ये कोई कत्ल करते हुए नहीं पकड़ा गया, ये कोई मोबाइल छीनते हुए नहीं पकड़ा गया। ये ऐसा काम कर रहा था जो कि वाइट कॉलर क्राइम कंसिडर किया जा सकता है। उस पे आप इसको इस तरह ट्रीट कर रहे हो। क्या आपने बाकी जो आपने पकड़े हैं मुलजिम, जितने भी पुलिस इदारों ने या किन्होंने भी पकड़े, क्या उनको इस तरह ट्रीट किया गया था? इतना गंदा। एक पॉइंट पे मेरा विजन ब्लरी हो गया, मेरा विजन काला हो गया, मैं बेहोश होने लगा, इतनी जोर का वो थप्पड़ था। उसने कहा कि हर चीज बतानी जरूरी होती है। मैंने कहा कि सर मेरे 9 करोड़ रुपया आप ट्रांसफर कर लो, मुझे उसकी कोई रीजनिंग ना दो, मुझे उसकी कोई रिसीविंग ना दो, मैं अपना मुंह कैसे बंद रखूं? इतनी सी बात पे उसने मुझे फिर से एक और थप्पड़ लगाया। मुझे आईओ के पास ले गया, आईओ कहता कि यार तू नहीं, सही कह रहा है, सही कह रहा है। मसला हल करने का शौक नहीं है। एडिशनल साहब बहुत नाराज है। मैंने कहा सर आपने 9 करोड़ रुपया मेरा ले लिया है, अभी मैं बात कर ही रहा था तो उसने इशारा किया कि इसको बंद कर दो। अब मुझे बंद कर दिया वापस हवालात में। कुछ टाइम के बाद जब मुझे फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए तो ये जो मेरी 9 करोड़ रुपया जो उन्होंने ट्रांसफर किया था 3,26,000 यूएसडी, ये बात पूरे डिपार्टमेंट के अंदर फैल चुकी थी। हर प्राइवेट मुलाजिम को पता था, हर ऑफिसर को पता था, हर आईओ को पता था, डिपार्टमेंट में हर एक बंदे को पता लग गया था कि ये इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो शेब रियाज आईओ के अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। आईओ ने सोचा इसने बात आउट कर दिया, सबको पता लग गया। इन्होंने फटाफट क्या किया, उसकी रिकवरी डाल के कोर्ट में पेश कर दिया कि ये देखो हमने ये पैसे बरामद किए हैं इससे, जबकि उन्होंने बरामद की इंटेंशन से वो ट्रांसफर अपने पास नहीं किए थे। इनकी ये इंटेंशन थी कि पैसा हम अपने पास ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर इसमें से कोई इसको 20-30% वापस देके इसे डील करेंगे। ये इनकी शुरू की इंटेंशन थी, लेकिन मैंने डिपार्टमेंट में बात आउट कर दी। मैंने मार खा ली इसके बदले। मैंने कहा मुझे मारो जितना मारना है। डिपार्टमेंट में बात आउट कर दी, ये लोग घबरा गए, इन्होंने सही कोर्ट में किया। डाल दी, जिसकी वजह से मजबूरन एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब को दर्जनों पॉडकास्ट मजीद देने पड़े। 3,26,000 हमने इस बंदे से बरामद कर लिया, जबकि वो बरामद थी। हाँ, उसने पहले से ही आके बोल दिया कि अगर कल को ये बात आउट होती है ना मीडिया के थ्रू और हमारी पकड़ ना हो जाए, इसलिए हम पहले से ही बोल देते कि हमने इस डकैत के पास से 9 करोड़ रुपए निकाले। सही है, उन्होंने पहले से क्योंकि देखो अपर हैंड उनके पास था। पॉडकास्ट में जाके वो बोल सकते थे। पहले तो मैं बोलूँगा यार, अब पॉडकास्ट वाले इनको बुला ही क्यों रहे थे? पॉडकास्ट वाले इनका वाइट वॉश करने का काम कर रहे थे, सही बताऊँ तो। इनकी इमेज को, सब चीज़ों को इनकी हेल्प कर रहे थे पॉडकास्ट वाले, अगर मैं सही बताऊँ तो। आप इनको बुला क्यों रहे थे? वो जो मर्जी उनका चाह रहा था, वो अपने आप को वाइट वॉश करने के लिए बोले जा रहे थे। वहाँ पे कोई बैठा हुआ तो नहीं है उनको काउंटर करने के लिए, ना किसी को पता है कि अंदर क्या हो रहा है उसके साथ, है ना? तो आप उनको बुला क्यों रहे हो? एक तरफा स्टोरियाँ, वो जितना उनका मन घड़त चाहा उन्होंने बोलते रहे वो। नीयत से ट्रांसफर नहीं किया गया। हाँ, वो तो मैंने डिपार्टमेंट बात आउट कर दी, तो फिर आपको स्टोरी बनानी पड़ी इसकी। 3,20,25,000 यूएसडी की कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर दिए। जब मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से लेके गए तो वहाँ पे एक और बंदा आया था अपने काम से। मैं आप लोगों को उसका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग उसका नाम रख लेते हैं बिग ब्रदर। ये बिग ब्रदर जो है, आपने वीडियो के एंड तक याद रखना है। वो अपने किसी काम से आया था, उसने मुझे देखा, उसने मेरे से पूछा कि यार तेरे पे केस क्या है? मैंने कहा एप्लीकेशन प्रमोशन का केस है। तो कहता कि तेरा मैटर कहाँ तक पहुंचा? मैंने कहा कि मैं तो पूरी तरह ताउन कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ इनको दे चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि इनको मेरे से और क्या चाहिए, लेकिन मैं तो पूरी तरह इनके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ। तो कहता अच्छा, सबसे सारे लाया और कहता कि क्या ये लोग तेरे से कोई पैसे भी मांग रहे हैं? अब क्योंकि मैं उस बंदे को पहली बार मिला हूँ, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, मैंने उसको कहा कि नहीं, मेरे से कोई पैसे नहीं मांगता। जैसे सारा लाया मिस्टेक हो गई, लेकिन चलो नहीं बोल सकते कि, क्योंकि बंदा अज्यूम भी कर सकता है वहाँ पे कि क्या पता इन्होंने मुझे चेक करने के लिए एक बंदा भेजा हो। अच्छा, चल ठीक है, अच्छा लगा तेरे से मिलके।
वो अपने काम में लग गया। खैर मेरी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने फिर से मुझे जेल में हवालात में बंद कर दिया। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि हम इससे पैसे लें, हम इससे पैसे का पूछें। जब इनको आइडिया हुआ कि मैं इनको किसी भी तरह से एंटरटेन नहीं कर रहा, इन्होंने बहाने से मेरी फैमिली को बुला लिया। अरूब और मेरी अम्मा, उनको ये कह के बुलाया गया कि मेरी उनके साथ मुलाकात। मुझे जब हवालात से ऊपर लेके गए तो अरूब बैठी हुई थी और उसकी इंटरोगेशन हो रही थी। उसका मोबाइल जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हाथ में था। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुएब यार साहब से पूछा कि ये आपने इनका मोबाइल क्यों लिया? तो कहता कि इन पे भी एफआईआर होगी। तो अरूब घबरा गई। उसने कहा मेरे पे एफआईआर क्यों होगी? उसने कहा कि आपने तो हमें साथ से मिलने के लिए बुलाया, मुझे और मामा को के साथ से मुलाकात हो जाएगी। तो कहता कि नहीं, एफआईआर हो ना हो, ये जो आपके शोहर की एफआईआर है इसी में बड़ी जगह है, हम आपको इसी में नामजद करेंगे। अरूब घबरा गई। मैंने अरूब मतलब फुल बदमाशी चल रही है, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा है, किसके साथ, कोई रीज़न नहीं दिया जा रहा। मतलब मज़े ले लें वहाँ पे बैठ के कि भाई हमारा मूड हो रहा है आप पे एफआईआर करने का, चलो कर देते हैं यार। कोई राइट नहीं दिया हुआ किसी को कि वो अपने लिए बोल सकता है वहाँ पे। पूरा अपर हैंड दिया हुआ है उनको कि भाई अगर उनको किसी से पैसे निकलवाने हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए तो वो आराम से निकलवा सकते हैं, आराम से ब्लैकमेल कर सकते हैं। और ये ब्लैकमेलिंग ही चल रही है कि आप शरीफ लोगों को जिन्होंने कभी इन थानों के, कोर्ट कचहरियों के, इन चीज़ों के चक्कर नहीं लगाया, आप उनसे इस तरह पैसे निकलवा रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो आप। तो आज मेरी माँ और अरूब प्री अरेस्ट बेल करवाने के बाद एडिशनल डायरेक्टर रूम में आ गए। सरफराज चौधरी साहब कहते, जतोई साहिबा आप अपने आप को क्या समझती हैं, आपने प्री अरेस्ट बेल करवा लिया? तो अरूब ने कहा जी। तो कहता अच्छा करवाएं, जो आपने करना करें। 5 रुपए का एक नया सफा आता है, हम एक नई एफआईआर लिखेंगे और आपको पकड़ लेंगे। अरूब मेरी तरफ देख रही है कि ये क्या है, ये किस तरह की मीटिंग है। मेरी माँ परेशान। मतलब पीछे पड़ गए, मतलब उसको तो तंग कर दिया, उसके 9 करोड़ भी खा लिए, लेकिन अभी भी उनका पेट नहीं भरा। अभी भी उन्होंने इसकी बीवी और माँ के पीछे लग जाना है। लाल उनके चेहरे हो गए थे सबके। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब ने फिर अपना मोबाइल खोला, वहाँ व्हाट्सएप खोला, उन्होंने ऊपर लिखा जज, और ऐसे मेरी माँ को मेरी वाइफ को लिस्ट दिखाई ऐसे स्क्रॉल करके कि ये देखो मेरा इस जज से भी ताल्लुक है, मेरा इन जज से भी ताल्लुक है, मेरा इस जज से भी ताल्लुक है, क्या कर लेंगे आप? जब वो इस तरह जजेस की लिस्ट दिखा रहा था उसने बड़े ऊंचे अल्फाज में बोला कि यहाँ पे जज भी मैं हूँ, यहाँ पे वकील भी मैं हूँ, यहाँ पे सब कुछ मैं हूँ, जितनी आपने प्री अरेस्ट बेल करवानी है करवाएं, नया पर्चे में हम पकड़ लेंगे, हमारे पास कुछ कहने को नहीं था। मैंने वहाँ पे सिर्फ सर को कहा कि जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अपने घर वालों की तरफ देखा, मैंने कोई इशारा किया कि प्लीज। समझदारी का जो है इसने दिखाया, समझदारी इसने की, क्योंकि ऐसे मौके पे जब आपके हाथ में कुछ नहीं है और अपर हैंड किसी और के हाथ पे, तो आप नहीं रेजिस्ट कर सकते इतना। तो इसने समझदारी की। जब उनको पता लगा कि मैं और मेरी फैमिली किसी भी तरह से इनको एंटरटेन नहीं कर रही, कोई पैसों के मामले में लिफ्ट नहीं करवा रही, तो इन्होंने मेरे एक दोस्त से बात की। उस दोस्त को कहा कि इसको मुझे आके कहो कि ये पैसों से मसला हल होगा। उसकी जो भी गपशप हुई मेरे दोस्त ने वापस आके बताई, कहता कि ये पैसे ही मांग रहे हैं। मैंने कहा यार इस तरीके से मेरी फैमिली को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस तरीके से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। इज ही टॉकिंग अबाउट नानी वाला, क्योंकि वो आया था उस दौरान। लोग चाहते क्या, वो ये कह रहे हैं कि अरूब को हम पर्चे में नामजद ना करें और उस पर कोई नया पर्चा ना दें और उसको अरेस्ट ना करें, उसका वो 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। मैंने कहा भाई इन्होंने मेरा बैंक शिट। अकाउंट ब्लॉक कर दिया, इन्होंने मेरे यूएसडीटी भी अपनी जेब में डाल ली, मेरे अब्बा जी का बैंक अकाउंट ब्लॉक है, मेरी अम्मा जी का बैंक अकाउंट भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया, अरूब का बैंक अकाउंट इन्होंने ब्लॉक कर दिया, जिया का बैंक अकाउंट इन्होंने ब्लॉक कर दिया, इवन मुनीब जो अंडर 18 है उसका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। मेरे दादा अबू जिनका मैंने आज तक व्लॉग में जिक्र नहीं किया, आज तक उनकी अपीयरेंस नहीं हुई, 80 साल एंड अबव की उनकी उम्र है, उनका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। मेरे पास एक टका नहीं है देने के लिए। सॉरी, उसने मेरी बात सुनी, कहता अच्छा। उसने एज इट जब ये बात आईओ को बताई, आईओ आगे से इसको कहता कि इन्होंने को 40-50 करोड़ रुपया सेट भी बनाऊंगा। मेरे दोस्त ने एज इट मुझे ये बात आके बताई। अब क्योंकि मेरी फैमिली ऐसे मेंटल टॉर्चर से गुजर चुकी थी, जब मेरे दोस्त ने ये बात मेरी फैमिली को बताई, मेरी फैमिली ने घबरा के कहा कि प्लीज आप किसी और से बात कर लें, अगर वो हमें लोन दे सकता है, कोई उधार हमें दे सकता है तो दे दे। मेरे दोस्त ने इवन मेरे एक और दोस्त से भी बात की, उसने मना कर दिया, कहते यार हम नहीं कर सकते, 1 करोड़ रुपये बहुत ज्यादा है। मेरे दोस्त ने फिर आईओ से बात की। जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए आसान थोड़ी है इतना निकालना। मेरे मामू आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से फ्लाई करके आए हैं, जो हमने इनको ये सारी कहानी बताई है। मेरे एक मामू जो पाकिस्तान में होते हैं वो भी आए हैं, उनसे हमें उधार लेना पड़ा कि प्लीज हमारी हेल्प कर दें, हमारा ये मसला है, हमें 60 लाख रुपया उधार चाहिए। उन्होंने 60 लाख रुपया हमें कैश अरेंज करके दिया, वो कैश हमने इन लोगों को पहुंचाया। इनको पैसे जो है मेरे भाई ने भिजवाए थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि इनको पैसे पहुंच गए हैं या वो मेरे मामू ने दिए हैं। ये सारी बातों का मुझे बाद में पता लगा। जब इनको पैसे पहुंच चुके थे, अगले दिन मुझे एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब ने मुझे फिर से कहा कि आप अपनी फैमिली को अगर आपने मीटिंग करनी है तो आप बुला लें। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने अपनी फैमिली को बुला लिया और तब एडिशनल डायरेक्टर साहब का रवैया मेरी फैमिली के साथ टोटली चेंज हो चुका था। वहां से मुझे आइडिया हुआ कि इट वाज नेवर अबाउट द केस, इट वाज ऑल अबाउट मनी, इट वाज ऑलवेज अबाउट मनी। इवन इन हिज केस इट वाज ऑल अबाउट मनी। किसी को भी एकदम से जो है ना ऐसे वो नहीं होगा कि भाई चलो मुल्क के हालात बेहतर करते हैं। एक व्लॉगर है बैठा हुआ है जो हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है, किसी को भी परवाह नहीं है। सही है, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, बहुत लोग बैठे हुए हैं जो बैटिंग ऐप्स प्रमोट कर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। और ये जो बाकी व्लॉगर्स पे केस हुए थे ना, ये सिस्ट्रोलॉजी और ये बाकी सब जिन पे पर्चे आ रहे थे, ये सिर्फ एक दिखावा था इसको जस्टिफाई करने के लिए कि भाई इसको जो पकड़ा है ना, इससे हमें कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हम सबके साथ कर रहे हैं। लेकिन देखो वहाँ पे इतनी जो है सख्ती नहीं दिखाई गई। वो मेरी फैमिली से बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, मुझे आइडिया हो गया हाँ कि इनको शायद पैसे पहुंच चुके हैं। वो इवन कमरे से चले भी गए थे, उन्होंने कहा कि अगर आपने अपनी कोई प्राइवेट बात करनी है तो आप कर लें। तो वो कमरे से गए हैं, तब
मेरी माँ ने, अरूब ने, मेरे भाई ने सारी कहानी बताई कि किस तरह से मेरे मामू ने उधार 60 लाख रुपया दिया इस सारी कार्रवाई के लिए। मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी, मैंने कहा यार आई एम सॉरी कि मेरी वजह से इतना कुछ करना पड़ रहा है सबको। कहती कोई बात नहीं, अल्लाह पाक देख। ये तेरी कोई गलती नहीं है इसमें, सीधी बात है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, कभी भी इसकी कोई गलती नहीं थी इस मामले में, इसकी कोई गलती है ही नहीं। सिर्फ इसकी गलती इतनी होगी कि इसने इदारों की रिस्पेक्ट करी, इसने इदारों के साथ कोऑपरेट किया। इसकी सिर्फ इतनी गलती है कि इसने जो इदारे में लोग बैठे हुए थे उनकी रिस्पेक्ट करी, उस कानून की इज्जत करी जो कानून इस पे लागू करने का कहा गया, जो इस कानून इस पे लागू किया गया था, जिसके तहत इसको उठाया गया था, इसने उसकी रिस्पेक्ट करी। जिन लोगों ने लगाया था उनकी रिस्पेक्ट करी। इसकी गलती सिर्फ इतनी हो गई और उस वजह से इसको इतना लंबा सफ़र करना पड़ा। इतना लंबा रिमांड नहीं हुआ। इवन एक पॉइंट पे मैं इतना तंग आ गया था इनसे कि मैंने खुद ही जज साहब के सामने कहा कि सर मैं चाहता हूं कि ये लोग अपनी तसल्ली पूरी कर लें, इन्होंने जो मेरी इन्वेस्टिगेशन करनी है करें, अगर ये रिमांड मांग रहे हैं तो रिमांड दे दें। मैं इतना तंग आ गया था, मैंने जज साहब के सामने खुद ही बोल दिया कि यार रिमांड ले लें। 23 दिन रिमांड के बाद भी इन्होंने 30 लाख रुपया मेरी फैमिली से मुझे जुडिशियल करने का लिया। मतलब एनसीसी ऑफिसर्स ने मुझे जेल भेजने के भी मेरी फैमिली से पैसे लिए। मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार ये आईओ से पूछो कि अब क्या इसमें मेरे साथ करना है। कहता कि मैंने बात की है, वो ये नहीं कह रहा कि अब आपकी बेल करवानी है, वो ये कह रहा है कि हमने 4 पर्चे मजीद रेडी किए हैं, वो 4 पर्चे हम डकी भाई पे ना दें, उसका 1.5 करोड़ रुपया वो मांग रहे हैं, जिसमें से एक पर्चा इन्होंने कोई लड़की रिलेटेड रखा हुआ। और जब मैंने ये सुना मैं बर्बाद, मैं टूट चुका था। मैंने अपने दोस्त को कहा तू इनको ब्लॉक कर दे बस, और तू जा, इनको को 4 पर्चे देने 400 दे, मैंने अब 1 टका नहीं देना इनको। इस तरह तो इनको आदत लग जाएगी, फिर ये कहेंगे कि जी अब हम डकी भाई को फायर ना मारने का 5 करोड़ रुपया लेंगे, घर की बत्ती बंद करेंगे, घर में अगर आप चाहते हो कि बत्ती आए उसका 50 लाख रुपया निकालो, पानी बंद कर देंगे, फिर कहेंगे घर में पानी आए उसका 40 लाख रुपया निकालो। ये तो इन हरकतों पे आ जाएंगे फिर। हाँ, अगर आप मेरी हाँ, सही बात है। ये मतलब एक दफ़ा आप मतलब उनको आदत डाल दोगे ना कि यार मतलब हमारी तरफ से आपको खुली छूट है, हम आपको पैसे देते रहेंगे, बस आप हमें जो है ना मतलब हम आपको पैसे देते रहेंगे, तो वो आपको नए-नए तरीकों से तंग करेंगे, वो आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो पूरा निचोड़ के आपको ख़त्म नहीं कर देते। जब तक उनसे वो उनको लग रहा है कि वो आपसे निकलवा सकते हैं पैसे, मतलब उसने अपने मुँह से कहा कि इनके पास 40-50 करोड़ ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, तो वो अपनी गलतफ़हमी बना के बैठा हुआ है कि इसके पास अच्छा खासा पैसा है, इससे हम सारा निचोड़ेंगे। और जब तक उनको छूट मिली हुई थी तब तक निचोड़ लेते हैं। पैसे हमने उनकी जो सर्जरी के लिए देने थे वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब कर्जा लेके हम एनसीसीए के ऑफिसर का पेट भर रहे हैं। ये मेरी फैमिली को उस स्टेज पे लेके आए हैं जहाँ पे मैं स्पीचलेस हो गया कि यार मैं क्या करूं। मतलब अब्बा जी के इलाज के पैसे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। तो ये बात मैंने उनको उधर दफ्तर में ऑफिस में कही थी, सरफराज चौधरी को मैंने खुद उसके मुंह पे कही थी। मैंने कहा मेरा अब्बा हार्ट पेशेंट है, उनकी सर्जरी के पैसे आपने मेरे फैमिली का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ये इस स्टेज पे मेरी फैमिली को ले आए थे, मुझे 23 दिन बंद रख के चुपेरे मार के मुझे कोर्ट में लेके जाते थे कि मैं किसी मीडिया के किसी माइक में बोल ना दूं। जिस्मानी रिमांड पे एफआईआर के पास जाना है या उसके बाद जेल जाना है, तो बोलने कोई मसला नहीं हाँ, है। ये तो मुझे क्लियरली उस वक़्त समझ आ रहा था कि ये खुद चुप नहीं है, इसको करवाया गया है। धमका के इसको इस तरह से इसकी आँखों में नज़र आ रही थी वो चीज़ कि इसको चुप किया गया है। कि भाई आप यूट्यूबर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुछ बात नहीं करेंगे? हम आज जो है वो बात तो नहीं करने दे रहे, लेकिन डकी भाई को जो है वो सुबह सवेरे जो है आज अदालत में पेश किया गया है। बिल्कुल भी बात तो नहीं कर सकते डकी भाई। इससे पहले भी हमने जब इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की है तो एनसीसीआई एहलकारों की जानिब से जो वो मना कर दिया गया है कि वो किसी ये सब समझ आ रहा था, ये सब जब मैं देख रहा था ना, मुझे तब से समझ आ रहा था कि समथिंग इज़ रॉन्ग। समथिंग क्या, एवरीथिंग इज़ रॉन्ग भाई। कि बंदा अगर रिमांड में जाता है, बंदे के साथ अगर एक चीज़ गलत हो रही है, मुझे दिख रहा है गलत हो रहा है यार, मैं देख के बता पा रहा हूँ कि यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मैं क्या सब देख के बता पा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बावजूद बंदा अपने लिए बोल नहीं रहा, चुप होकर बैठा हुआ है। कुछ तो गलत है ना यार, कुछ तो बड़ा गेम इसके साथ खेला जा रहा है ना कि ये मुंह बंद करके बैठा हुआ है। इतना कंट्रोल उन्होंने इस पे रखा हुआ था। उसके बावजूद क्यों ही कहा जा रहा है? मेरी गिरफ्तारी के 23वें दिन जब मुझे जज साहब के सामने पेश किया तो फाइनली मैं जुडिशियल हो गया। जुडिशियल का मतलब यह है कि अब मैं जेल चला जाऊंगा। जज साहब ने ऑर्डर लिख के दिया कि हमने बंदा जुडिशियल कर दिया। अब जुडिशियल करके कोर्ट से बंदा डायरेक्ट जेल नहीं जाता, कोर्ट से एक बार एनसीसीआई ऑफिस वापस आता है, वहां पे उसके कुछ पेपर्स रेडी होते हैं, उसके बाद उसको जेल भिजवाया जाता है। तो जब मैं कोर्ट से एनसीसीआई ऑफिस वापस आया, वही बिग ब्रदर उधर मौजूद था। मेरी तरफ देख के कहा डकी तेरे से पैसे किसने लिए? मेरा दिल इधर मुंह में आ गया। मैंने कहा यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्योंकि उसने मेरे से डायरेक्ट पूछा कि तेरे से पैसे किसने लिए। उसने मेरे से ये भी नहीं पूछा क्या तेरे से कोई पैसे ले रहा है, उसने मेरे से कहा कि तेरे से पैसे किसने लिए। मैंने कहा कि जी हाँ, क्योंकि वो बेसब्रा हो चुका था वो बंदा, क्योंकि वो इसके मुंह से उगलवाना चाह रहा था कि भाई मुझे बता के पैसे कौन ले रहा है, मेरे को नाम दे, ताकि मैं उसके ऊपर जो है ना कार्रवाई कर सकूं। मैं समझ गई कि क्या बोल रहा है, ये बिग ब्रदर है, इसका पॉजिटिव रोल होगा इसमें, इसने ही हेल्प की होगी। और ये लेकिन ये चाह रहा था कि ये अपने मुंह से कबूल है ना कि इसके पास पैसे इसने पैसे दिए हैं, या इसने इस बंदे को पैसे दिए, इतने पैसे दिए हैं। वो बेसब्रा हो गया एक टाइम पे आके कि भाई मुझे पता, उसको पूरी बात पता होगी, बट वो इसके मुंह से सुनना चाहता था, बट ये बोल नहीं रहा था। शुएब रियाज और उसकी टीम ने इन्होंने जो है वो पैसे ऊपर हायर अफसरान को भी पहुंचाने हैं। कहता अच्छा कोई डिटेल है तेरे पास? मैंने कहा कि सर मैं तो इनके साथ हवालात में था, जेल में, सेल में, तो मेरी सिर्फ फैमिली को पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। फैमिली 5-10 मिनट के लिए मेरे से मिली थी, लेकिन उन्होंने मुझे बस छोटा-छोटा मोटा-मोटा बताया, ज़्यादा डिटेल का मुझे नहीं पता। तो फिर उसने पूछा कि कितने पैसे लिए हैं? मैंने कहा जी 60 लाख रुपए लिए। वो भी मेरी वाइफ को नामजद करने का कह रहे थे कि जो मेरी बीवी को अरेस्ट कर लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी वाइफ को अरेस्ट ना करें तो 9 करोड़ का नहीं बताया तूने? 3 दिन बाद मैंने किसी अपने को देखा, मेरी माँ, अरूब और ज़िया वहाँ पे खड़े हुए थे, लेकिन मैं उनको मिल नहीं सकता, उनको गले नहीं लग सकता, मैं उनको सलाम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे दरमियान में
शीशा लगा हुआ था, उनकी तरफ एक लैंडलाइन पड़ा हुआ था, एक लैंडलाइन मेरी तरफ पड़ा हुआ था और उस लैंडलाइन में ही आप बात कर सकते हो। मैंने ज़िंदगी में इतना बेबस फील नहीं किया। एक लैंडलाइन उनकी तरफ पड़ा होता है, एक लैंडलाइन मेरी तरफ पड़ा होता है। एक तरफ से रूप फ़ोन उठाती है, दूसरी तरफ से मैं फ़ोन उठाता हूँ और वो कहती है क्या हाल है। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। उसके आगे वो कुछ नहीं बोलती। 2 मिनट मैं भी चुप रहता हूँ, 2 मिनट वो भी चुप रहती है। अचानक कहती है कि साथ ये क्या हो गया ये सब। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मेरे पास किसी चीज़ का जवाब नहीं है। ऐसे ही हमारी बात हो रही थी, अचानक ज़िया रूप को कहता कि मैंने बात करनी है साथ से। मैंने कहा हाँ करवाओ। ज़िया रूप से फ़ोन ले लेता है। वो कहता है कि यार साथ आपका एक दोस्त आया था। मैंने कहा हाँ। कहता है यार वो तो सारी डिटेल हमसे मांग रहा था और उसको सब कुछ पता है, तो आप उस पर ट्रस्ट करते हो। मैंने कहा ज़िया देखो मैं उसको नहीं जानता हूँ पर्सनली, लेकिन फॉर सम रीज़न उसको पता था। मैंने उसको नहीं बताया, उसने मेरे से खुद कहा कि तेरे से पैसे किसने लिए। और अच्छा, ये वो बिग ब्रदर की बात कर रहा है, ठीक है। जेल में अपने आप को एडजस्ट किया, मेंटली एक्सेप्ट किया कि भाई तू अभी इधर ही है। 10 दिन गुजर गए। 10 दिन के बाद एक इंचार्ज फिर से आया चिट लेके, कहता सादुरमान के आई। मैंने कहा जी सर मैं। कहता आजा तेरी मुलाकात है। मुझे लगा मेरी फैमिली आई है, लेकिन जब मैं उधर पहुंचा तो वही बिग ब्रदर मेरे से मिलने आया था। खैर उसने कॉल उठाई, कहता कैसा है डकी। मैंने कहा सर मैं बिल्कुल ठीक। कहता तू अपनी फैमिली के सामने रोया क्यों था। मैं उनसे मिलने गया था तो वो तेरी माँ कह रही थी कि वो रो रहा है उधर। मैंने कहा सर मैं बस थोड़ा इमोशनल हो गया हमको देख के। कहता नहीं हो, पता है जेल हो गई है तुझे तो क्या हो गया, अंदर बैठ के घर वालों को तो नहीं ना परेशान करना, उनके सामने मुस्कुरा के जाया कर, हंसता खेलता उनके साथ शुगर लगाया कर। क्या मैं बिल्कुल ठीक हूं, अंदर बड़ा मजा आ रहा है। मैंने कहा सर वो हो जाता है, मैं तो कोशिश करता हूं कि मैं उनको कोई टेंशन ना दूं, लेकिन चेहरे ऑब्वियसली पहली बार है, उसको क्या पता है। पे बंदे के लिखा आया था। कहता खैर मैं गया उस दिन तेरे घर, माँ जी बहुत परेशान थी, मैंने उनको तसल्ली दी है, फिर मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि तू तगड़ा रहे। फिर उसने मुझे कहा कि अगर आने वाले कुछ टाइम के अंदर अगर तुझे कोई न्यूज़ तेरे रिलेटेड सुनने को मिलती है तो पैनिक नहीं होना और अंदर किसी से कोई बात शेयर नहीं करनी। कोई पूछे कहना मुझे लंबी किसी चीज़, और अपनी फैमिली को भी कह दे कि किसी चीज़ को लेकर पैनिक नहीं होना। अगर कोई प्रेशराइज करने की कोशिश करे, कोई कॉल करे, कोई अप्रोच करे, जस्ट इन्फॉर्म अस। साथ में उनको ये बताया कि जब मैं एनसीसीआई की कस्टडी में था तो वो मुझे कहते थे कि आपके पीछे एमआई लगी हुई है। तब उसने मुझे कहा कि जिन लोगों का नाम लेके आपसे पैसे ले रहे हैं ना, मैं उसी दायरे से हूँ। फिर उसने मुझे बताया कि ये बात जब मुझे पता लगी तो हमने अपने हायर खैबर बसीर अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म किया, तो लेट मी एंड माई टीम हैंडल इट। तूने अंदर किसी से कोई बात नहीं करनी, अपनी फैमिली से ज़्यादा कोई बात नहीं करनी, सिर्फ उनका हालचाल पूछ और रोना धोना बंद कर, उनके सामने शुगर लगा, हंस मुस्कुरा, क्या बड़ा बड़ा मजा आ रहा है अंदर, जो बुरा वक्त था वो चला गया, अब बस तू वक्त काट। फिर मैंने उसको बोला कि सर वो जो एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब हैं वो मुझे रिमांड के दौरान कहते थे कि मैं तेरी हाई कोर्ट तक बेल रोकूंगा। तो उधर बिग ब्रदर कहता कि छोड़ दे कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो हुआ जो किसी ने वहम गुमान में भी सोचा था। ये मुकदमा दर्ज करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी है, जिसने डकी को गिरफ्तार किया और उसको दुनिया का सबसे बड़ा मुजरम बनाकर पेश किया। इस डायरेक्टर को आज सस्पेंड कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर हैं सरफराज चौधरी साहब, उन्हें जनाब सस्पेंड कर दिया गया है। वो तैयारी है एनसीसीआई की डकी की बेल कैंसिल करवाना। डकी भाई के खिलाफ कार्रवाई करने वाले एनसीसीआई के एहलकार ऑफिसर सरफराज चौधरी साहब को मुअत्तल कर दिया गया। उसके बाद वो चीजें हुई हैं, वो चीजें हुई हैं जो मैंने अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा। मैं जब 23 दिन रिमांड में था, मैं इतना मायूस हो गया, मैं अल्लाह पाक से भीख मांगता था कि या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, या अल्लाह मुझे इस झंझट से निकाल दे, या अल्लाह सब कुछ तेरे सामने है, मैं किसी जगह नहीं, मेरी फैमिली किसी जगह। अल्लाह ने वो बंदा भेजा था तेरी तरफ जो आया था बिग ब्रदर बन। इस चीज़ को ऐसे समझ ले। इंस्टेंटली भले तेरी दुआ कबूल नहीं हुई, तुझे लग रहा होगा, लेकिन इन प्रोसेस चल रहा था, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ पे ना हर चीज़ प्रोसेस से चलती है। हमें लगता है कि ये जो ये चीज़ें हम कर रहे हैं, ये जो है हम कर रहे हैं इसलिए चलनी है, बट वो अल्लाह रास्ते बना रहा होता है। ये बंदा जो आया अल्लाह की तरफ से, इसको पता चला, अल्लाह ने उसके दिल में डाला कि उसको तेरी हेल्प करनी चाहिए। उस बंदे को, वो तेरे पास आया, वो एंड तक तेरे साथ रहा, उसने इतनी हेल्प की तेरी कि जिन लोगों ने तेरे साथ गलत किया था उनको पकड़ा, उनको सस्पेंड करवाया। फिर अभी आगे और भी कुछ होगा उनके साथ शायद, जो मैंने न्यूज़ में ऑलरेडी सुना है, बट इसके मुंह से सुनता है। नहीं, हम फंस चुके हैं, हम गीदड़ों में फंसे हुए हैं, या अल्लाह मुझे यहाँ से निकाल दे। मैं हाथ जोड़ के भीख मांगता था, मैं हवालात में एक गंदे से कमरे में बैठ के मैं भीख मांगता था कि या अल्लाह तू सब देख रहा है, तेरे सामने हो रहा है सब कुछ, मेरे लिए कोई तो दरवाजा खोल, मुझे कोई रास्ता दिखा, मैं कहाँ जाऊँ। एनसीसीआई अफसरान की गिरफ्तारी पर मुकदमा यूट्यूबर डकी भाई की अहलिया अरूप जतोई की मुद्दत में दर्ज किया गया। डकी भाई की फैमिली से रिश्वत लेने का ये मामला एनसीसीआई के अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अरूप जतोई ने दरखास्त दी है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 8 अफसरों और एक फ्रंटमैन पर। ये हो क्या रहा है? एंड ये शायद उसकी सुपरविजन में हुआ होगा, जो बिग ब्रदर था उसने ही शायद सजेस्ट किया होगा कि आप ये चीज़ करो, हो सकता है, वरना अरूप मेरा नहीं ख्याल कि इतनी हिम्मत कर सकती थी, जितना वो पैनिक हो गई थी उन लोगों से, जितना वो घबरा गई थी। अरूप जतोई इस बात पर डट गई हैं कि एनसीसीआई अफसरान जिन्होंने उनसे रिश्वत ली है इनको नहीं छोड़ेंगी। जिन ऑफिसर बैग थी ना अब उनके पास था कि अब उनके ऊपर कोई ऐसा अपर हैंड नहीं है, उनके साथ है एक बंदे ने भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं, आप अपना राइट यूज़ करो जो आपका है। उसने फिर अपना राइट यूज़ किया। ने मेरी फैमिली को मेंटल ट्रॉमा से गुजारा, जिन ऑफिसर ने मेरी फैमिली को मेंटली टॉर्चर किया, जिन ऑफिसर ने मुझे बेवजह मारा, मैं उनसे भीख मांगता गया कि यार मुझे ना मारे, मुझे फिर भी मारते गए। जिन ऑफिसर ने बच्चे को वीडियो कॉल करके मुझे उससे मां बहन की गालियां दिलवाई, अगले दिन सबकी खबर आ गई कि वो सब गिरफ्तार हो गए। और ये जो 100 दिन की कैद थी, जब मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी नजर आती, मैं कभी कभी अल्लाह पाक से कहता था कि अल्लाह तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा। फिर ये सब जब मुझे खबरें सुनने को मिली तो मैंने रियलाइज़ किया कि अल्लाह ने मेरी तभी सुन ली थी जब बिग ब्रदर मुझे फर्स्ट टाइम एनसीसीआई ऑफिस में मिला। उसने मेरे से पूछा कि तेरे पे केस क्या है। इसमें एफआईए एंटी करप्शन नहीं, जब तुझसे वो पहले मिला था ना, सबसे पहली मुलाकात जो थी, तभी सुन ली थी। तब अल्लाह तेरे लिए तब से प्लान कर रहा था, क्योंकि अल्लाह जानता था कि ये आगे जाके और मसले में फंस जाएगा।
इसको वो लोग और दबाएंगे। वो तब से तेरे लिए प्लान कर रहा था कि तुझे आगे कैसे निकालना है, सही है। और इसमें भी तेरे लिए कोई ना कोई ऐसा सबक होगा, जो तेरे साथ ये सब हुआ है, इसमें तेरे लिए कोई ऐसा सबक होगा जो तुझे आगे सेफ रखेगा इन सब लोगों से, ऐसे लोगों से। इदारे को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगा जिन्होंने मेरी फैमिली का सारा केस सुना, मेरी फैमिली के एक एक मेंबर के पास जाके उन्होंने उनकी स्टोरी सारी सुनी, उनका बयान लिया, इन पे एफआईआर लॉन्च की और ये सब कुछ हुआ। वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि इदारे बुरे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो बुरे होते हैं। हाँ। अनफॉर्चुनेटली मेरे केस के अंदर भी मुझे बुरे लोग मिले, लेकिन क्योंकि एग्जैक्टली इदारे बुरे नहीं होते, इदारों को कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, कोई पोजीशन बुरी नहीं होती। जो बंदा उस पोजीशन पे बैठा हुआ है वो मैटर करता है, उसकी नीयत मैटर करती है, उसका दिल मैटर करता है कि वो अपने दिल से, अपनी नीयत से क्या करना चाहता है। कोई भी इदारा बुरा नहीं है किसी भी मुल्क का। अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते थे, अल्लाह पाक ने उनको वसीला बनाया, उनको हमारे पास भेजा। 16 अगस्त को मैं गिरफ्तार हुआ, 100 दिन पावर में वो इंसान भी था जिसने इसको हरेस किया, जिसने इसको बुली किया, जिसने इससे पैसे ऐंटे, और उससे ज़्यादा पावर में वो इंसान था जिसने इसकी मदद। नीयत मैटर करती है इंसान की। टॉर्चर, ऐसा रोलर कोस्टर जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था मैं और मेरी फैमिली ने गुजारा। 100 दिन के बाद जस्टिस शहराम सरवर, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उन्होंने मुझे बेल दी हाई कोर्ट से। मैं जब जेल में था, जब सबसे पहले मुझे ये चीज़ न्यूज़ मिली कि डकी तेरी बेल हो गई है, तब जो मेरी बॉडी पे खून दौड़ा था उसके लिए मैंने 100 दिन इंतजार किया। मैं तो जम गया था, मैं खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। सही बताऊँ तो मैं हार मान ली थी, मैं टूट चुका था, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। ये 100 दिनों में क्या क्या हुआ, ये वीडियो तो शायद 40-50 मिनट की होगी। अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो ये वीडियो 4-5 घंटे की होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बता सकता। इवन ये जो भाई थे जिनका नाम हमने बिग ब्रदर रखा था, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मुझे लोगों को बताने दें कि आपने हमारी फैमिली के लिए क्या क्या किया। कहते डकी, वी वर्क इन द शैडोज, हमें आपकी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, ये हमारी ड्यूटी थी। आपकी माँ हमारी माँ है, आपकी फैमिली हमारी फैमिली है, ना हम चाहते हैं कि आप हमारा नाम लें, ना हम चाहते हैं कि आप हमें मेंशन करें। उसने कहा क्योंकि हमारे इदारे का नाम ये होता है भाई, ये होता है जिम्मेदारी समझ। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी है, वो उनका काम था, उन्होंने जो समझा उसको, उन्होंने अपना काम किया। उन्होंने ऐसे कहा कि ये हमारा काम है, वो उस चीज़ को अपना काम समझते हैं। जब भी उन्होंने कहा कि हमें अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, ऐसे ही सोचना चाहिए। पोजीशन में जो इंसान बैठा हुआ है, पावर में जो इंसान बैठा हुआ है, ऐसे ही सोचना चाहिए कि ये हमारी ड्यूटी है, हम किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे। और उन्होंने ऐसे ही ये उनकी अच्छाई है कि उन्होंने ऐसा सोचा। वो चाहते वो उसको नेग्लेक्ट कर सकते थे, बट उन्होंने ज़िम्मेदारी ली। वैसे खैर उन्होंने किया तो इसके ऊपर एक तरह से एहसान ही है, बट उन्होंने उस चीज़ को ड्यूटी माना, जो कि मानना चाहिए सबको। नाम लेके आपको और आपकी फैमिली से फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो वी हैव टू स्टेप इन। इदारे की ट्रेनिंग ऐसी है कि अगर हमारे इदारे का कोई नाम लेके अपने लिए कोई बेनिफिट लेगा तो उसकी कोई टॉलरेंस नहीं है। ये हमारी ड्यूटी है, वी आर हियर टू सर्व दिस कंट्री। अगर आप गलत होते या आपकी फैमिली गलत होती तो हम आपका साथ ना देते, लेकिन हमने देखा कि हमारी माँ मुश्किल में है, हमारी बेटी मुश्किल में है, हमारा भाई मुश्किल में है, तो हमें आपकी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, खुश हैं। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक तरफ एनसीसीआई ऑफिसर्स हैं जो दर्जनों पॉडकास्ट दे रहे हैं पब्लिकली, लेकिन बैक एंड पे वो क्या हरकत करें उस चीज़ का किसी को नहीं पता। और दूसरी तरफ ये बिग ब्रदर का इंस्टीट्यूशन जिन्होंने दिन रात एक कर दिया मेरी फैमिली के लिए। और जब मैंने उनका कहा कि और वो भी शैडोज़ में काम कर रहे हैं, मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, पाकिस्तान ने ही मुझे सब कुछ दिया है, पाकिस्तान में ही मैं रहूँगा। यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। इस पूरे 100 दिन के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा। कोई भी आपके पीछे नहीं आता आपकी फैमिली के अलावा। मेरी माँ कोर्ट के धक्के खाती रही है, उनका क्या काम है कोर्ट में? उन्होंने कौन सा वहाँ पे कोई बयान देना है या कोई स्टेटमेंट देनी है, या वो कौन सी वकील है जो उनका कोर्ट में कोई काम है? वो सिर्फ वहाँ पे इसलिए आती है कि मुझे कोई 30-40 सेकंड के लिए अपने बेटे की झलक देखने को मिल जाए, मैं बस देख लूँ कि यार मेरा बेटा ठीक है, सिर्फ इसलिए आती नहीं है। एक दिन भी उन्होंने मिस नहीं किया। आज के दौर में जहाँ वफादारी तो मजाक बन के रह गई है, और वो मेरे साथ एंड तक खड़ी रही। उसको डराया गया, धमकाया गया, ब्लैकमेल किया गया। इवन एक पॉइंट मैंने उसको ये भी कहा था कि जब तक ये मैटर हल नहीं होता तुम आउट ऑफ कंट्री चले जाओ, वो तब भी मेरे साथ खड़ी रही। मैं जेल में था और मेरे लिए मर्दों से लड़ती रही है, और सही बताऊं तो कोई भी नहीं करता ऐसा। हल्का सा मर्द पे बुरा टाइम आता है, औरतें छोटी चली जाती हैं, लेकिन अरूब मेरे साथ खड़ी रही। मैं एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। और बहुत से लोग ऐसे थे जो इस चीज़ पे, इसकी वफादारी पे भी सवाल उठा रहे थे। उन पे तो खैर मैं तो कहता हूँ कि अब तू बाहर आ गया, उन पे भी ज़रा एक्शन वैक्शन ले, क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा आया था ये चीज़ देख के, जब लोग कह रहे थे कि ये तो इसके साथ पैसे के लिए थी, ये तो अबे तुम भेंट होते कौन हो ये चीज़ जज करने वाले? तुम्हें नज़र नहीं आ रहा वो कितना ख्वार हो रही है उसके लिए? औरतों पे मतलब फ़ौरन से इल्ज़ाम लगाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे। और मुझे पता है कि मैं इस वक्त स्टेज पे नहीं हूं कि मैं किसी का नाम ले सकूं, लेकिन आई वांट टू थैंक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिन्होंने इतनी प्रोफेशनलिज्म दिखाई और मेरी फैमिली को इस करप्ट माफिया से निकलने में मदद की। और ये जो बिग ब्रदर जिनका मैंने जिक्र किया, मैं तो जेल में था, मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं पता था। जब जब उनको कोई परेशानी होती थी, जब जब उनको कोई सवाल होता था, जब उनको किसी चीज़ की टेंशन होती थी, ये जो बिग ब्रदर है ये और इनकी टीम हमेशा उनके लिए अवेलेबल रही है। और इस तरह का क्लीन अप ऑपरेशन इन करप्ट माफिया के अगेंस्ट आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, और ये सब क्रेडिट जो है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को जाता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आप लोगों को सब कुछ तो नहीं बता सकता, मैं अगर बताना शुरू करूं तो ये वीडियो को 40-50 मिनट की नहीं, ये वीडियो को 4 घंटे की होगी। वैसे भी आप लोग कहोगे कि झूठ बोल रहा है, ये तो कोई टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल हॉलीवुड मूवी नहीं, मैं बस कोई इतना लंबा झूठ नहीं बोल सकता, सही है। और इसके सबूत सामने पड़े हुए हैं, तो अगर कोई बोलेगा ना ये झूठ बोल, और इस स्टेज पे झूठ नहीं बोल सकता, सही है। ये रटी हुई हैं इसको बातें, मैं सही बता रहा हूँ। मैं इसके बोलने के अंदाज से मैं जज कर सकता हूँ कि ये बातें इसको रटी हुई हैं, ये स्टोरीज इसको रटी हुई हैं जो ये आके हमें सुना रहा है। ये एम ही नहीं बोल रहा। यही कहना चाहता हूँ कि मैं और मेरी फैमिली हमेशा इनके शुक्रगुजार। मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुश्किल टाइम पे भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने घर आके
सोशल मीडिया देखा है, आप सबके कमेंट्स पढ़े हैं मैंने, आप सबकी वीडियोस, आप सबके एडिट्स मैंने देखे हैं। मुझे याद है गिरफ्तारी से पहले व्लॉग्स के अंदर मैं कहा करता था कि गाइस हम 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने हैं, लेकिन वो ख्वाब हमारा अधूरा रह गया। मैं गिरफ्तार हो गया, मेरे पास मेरा चैनल भी नहीं था, मैं जेल में था, मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, दिस इज द एंड, डकी भाई इज नो मोर, इज फिनिश्ड। अचानक एक इंचार्ज आता है, कहता है डकी भाई तेरे 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, मुबारक हो। दैट इज वेयर आई रियलाइज्ड कि मे बी दिस इज नॉट द एंड, Maybe this is start of something else. I want to appreciate every single one of you. मैं जिंदगी बंदी भूलूंगा आप लोगों के साथ। अभी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला कि यार अगर मैं सब कुछ बताना शुरू करूं तो ये वीडियो 4-5 घंटे की हो जाएगी, और साथ में आप लोगों को ये भी बोला कि मैं आप लोगों को कुछ लोगों का नाम नहीं बता सकता, तो हम उनका नाम बिग ब्रदर रख देते हैं। बट लेकिन समटाइम सब कुछ जानना जरूरी भी नहीं होता। मैं बाहर आ गया हूँ, यही बहुत है। जब मैं जेल से वापस आया तो मैंने बहुत सारे लोगों की कहानियां देखी, कोई पॉडकास्ट पे कुछ कह रहा है, कोई यूट्यूबर कुछ कह रहा है, कोई टिकटॉकर कुछ कह रहा है, कोई जर्नलिस्ट कुछ कह रहा है, और मैंने उन सबको देख के बस कहा कि यार किसी को कुछ भी नहीं पता, सबकी अपनी अपनी कहानी है ऑब्वियसली, और सब झूठ है। असल में क्या हुआ है वो मुझे पता है। And let that be a mystery. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। बहनचोद क्या भाई, ये बहनचोद हिला के रख दिया इस बंदे ने, क्या स्टोरी सुनाई है इस बंदे ने। आई नेवर फेल्ट एनीथिंग फॉर एनीवन, बट यार मुझे काफ़ी बुरा लगा इस बंदे की स्टोरी सुन के कि इस लेवल पे हरास किया गया है इस इंसान को, इस लेवल पे इसको हरास किया गया है, इस लेवल पे इस बंदे को मेंटली टॉर्चर किया गया है कि ये बंदा लाइफ के बारे में क्या सोचेगा इस स्टेज पे। इसकी हेल्प हो गई वो तो एक इदारे के थ्रू जिन्होंने इसकी मदद की, बट अगर सोचो कि एक ऐसा इंसान होता जिसका ना ऑनलाइन कोई इमेज है, और होंगे जिसका ना कोई ऑनलाइन इमेज है, ना उनकी कोई ऐसी पहचान है, ना उनकी कोई ऐसी फ़ैन फॉलोइंग है, ना उनका केस जो है न्यूज़ में चल रहा है, ऐसे इंसान का क्या बनता होगा, क्या हशर किया हुआ होगा ऐसे इंसान का, पता नहीं वो ज़िंदा होगा भी या नहीं, जो इसका हाल किया गया है। एक शरीफ इंसान जिसने कभी ज़िंदगी में जेल नहीं देखा, मैटर नहीं करता पहले वो क्या बच्चों वाली हरकतें कर चुका है, फड्डेबाजियाँ कर चुका है, किसी के साथ क्या कर चुका है, लेकिन इस लेवल का जो इसके साथ हुआ है ना, आई डोंट थिंक ये डिज़र्व करता था, इतना नहीं डिज़र्व करता था। सही है, इस पे अगर कुछ के खुश होंगे ना कि ये तो कारमा हुआ है, तो ये आपका बचपना है, क्योंकि देखो इसके साथ अगर ये हुआ ना, अब मैं अगर अपनी बात करूं कि अगर मैं ये सोचूं ना, नहीं यार मेरे साथ इसने ऐसा किया, इसका कारमा हुआ है, ये मेरी जहालत है, ये मेरा चुतियापा है, अगर मैं ये सोच रहा हूँ, सही है, ये मेरा बचपन है, ईगो है, क्योंकि इसके पिटने से मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, इसके जो है रोने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये अगर इवन डिलीट भी हो जाए चैनल, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं। इसमें आप अगर अपनी जीत समझते हो ना, तुम समझ गए होगे मैं किसको एड्रेस कर रहा हूँ ये बात करते हुए, जो लोग मतलब बीच में खुश हो रहे थे कि ओ ये कारमा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तुम समझ गए होगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आप ना बहुत ही ईगोइस्टिक, नार्सिसिस्ट, लानती इंसान हो अगर आप ऐसा सोच, किसी को तकलीफ में देख के अगर आप खुश होते हो ना, जस्ट बिकॉज आपके कुछ डिफरेंसेस रहे हैं उस इंसान से, कोई फड्डा रहा है, अगर आप ये सोचते हो ना नहीं इसके साथ जो हो रहा है यही होना चाहिए, तो आप एक नंबर के लानती इंसान, आप भी डिजर्व करते हो इससे। और अगेन ये इसकी वाली बात मैं रिपीट करूंगा कि इदारे बुरे नहीं हो, मेरा भी ये मानना है, इदारे कभी भी बुरे नहीं होते, बुरे लोग होते हैं, लोगों की पहचान होनी चाहिए इंसान। बाकी ये है कि अल्लाह बचाता है ऐसे लोगों से, जैसे कि इसको बचाया, तो बी थैंकफुल टू अल्लाह भाई, हमेशा उसको ही अपना सहारा समझना चाहिए, हमेशा यही सोचना चाहिए कि यार अगर आपके साथ कोई नहीं है ना तो वो बैठा हुआ है, कभी भी निगलेक्ट नहीं करो, कभी भी उसके बारे में ऐसे नहीं कभी भी ऐसा नहीं सोचो कि यार वो तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा, वो ही है जो कर रहा है सबके लिए, कभी भी इस तरह नहीं सोच। रही बात इसके साथ जो हुआ और ये जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, उन दोनों के बीच की चीज़ों की, ये जो कुछ भी इन्फ्लुएंस कर रहा है ये इसका कंटेंट है, सही है, ये इसने फील्ड चूज़ की है कि इसने ये बनाना है, इसका इसी में इंटरेस्ट है, भले वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, इसने ये चीज़ चूज़ की है, इसको देखने वाले अलग हैं, वो एक बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, वो पसंद करते हैं देखना। आप अपने डिफरेंसेस रखो, आपको क्रिंज लगता है आप नहीं देखो, गाली बको, मूव ऑन हो जाओ। आप इतना होप नहीं करो किसी के लिए, इतनी हेट मत रखो किसी के लिए कि आप जो है ना होप करो कि ये मर ही जाए, इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, इतना बुरा नहीं करता ये किसी के लिए। वीडियो बनाता है, अपने चैनल पे डालता है, आप तक वो वीडियो पहुंच रही है, नॉट इंटरेस्टेड करो, बात ख़त्म हो गई, नहीं देखो, नहीं करो डिस्कशन, सामने आ रहा है ब्लॉक करो, ख़त्म करो, ईजी हल है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, जिसको मुझे नहीं देखना या डिस्कशन नहीं करना मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, उसकी वीडियो फिर जितनी मेरे सामने आ जाए। बीच में मैंने इसको डिस्कस नहीं करना था, जितनी मेरे पास इसकी न्यूज़ आ रही थी मैं इग्नोर कर रहा था, मुझे नहीं देखनी,
मुझे नहीं बात करनी, सिंपल सी बात है। जब इसकी तरफ से कोई अपडेट आएगी फिर बात करूंगा। इतनी सी आप चीज़ अपना लो। बहुत सी आपके दिल में जो फालतू की नफरतें बैठी हुई हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस इस तरह से निकल के आते हैं। अब देखो वो जो बंदा था सरफराज चौधरी, उसने इसको इतना हर्ट किया, उसकी दो वजह थी। एक तो ये लालच, उसने देखा ये बहुत पैसे कमाता है, व्लॉग्स में देखा होगा कि ये इतनी गाड़ियां लेता है, इतना घूमता फिरता है, इतने पैसे कमाता है, इसके बाद तो मोटा पैसा होगा, चलो इससे ऐंठते हैं। दूसरा हेट का रीज़न क्या, वही रिपीटेड बात है जो हमने और भी एक हमारे इस्लामी जो चैनल है बिग ब्रदर के जो है भाई बिग ब्रदर का नेगेटिव वर्जन कह लो, बदला ब्रदर, उनके मुंह से हमने सुनी है इतनी बातें, इतनी नेगेटिव बातें, इतनी नेगेटिव बातें। उसका पूरा करियर ही इसी चीज़ पे खड़ा हुआ है। आज के डेट में आप उसके चैनल से डकी भाई निकाल दो, उसकी ज़िंदगी ख़त्म है। उसका अपना कोई नहीं है टैलेंट, कोई अपनी उसकी आइडियोलॉजी नहीं है, कोई उसका अपना रोल नहीं है सोसाइटी के अंदर। इवन चलो आप कह के कुछ चीज़ें इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, वो भी रोल नहीं है उसका। उसका रोल सिर्फ ये है कि डक्की भाई एग्जिस्ट करता है और मैं उससे नफरत कर, बस। कभी अपनी ईगो मार के वो इस बंदे के साथ सिंपैथी नहीं दिखाएगा, कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा, कभी भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको ईगो है अंदर कि यार ये मर भी जाए ना बंदा, मैं इसकी कब्र में खड़ा होकर बोलूंगा कि यार ये देखो कीड़े पड़ गए, इसने मेरे साथ ऐसा किया था। इसलिए उसने आपके साथ जो किया था ना, उसका हिसाब अगर अल्लाह उससे दुनिया में नहीं लेगा ना तो आखिरत में ले लेगा। ठीक है, आपका और उसका मामला है। अब अगर दुनिया में नहीं हो पाया ना, ठीक है, छोड़ दो, मूव ऑन करो, कोई बात नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके जो है उसके लिए गलत बुरी होप करना शुरू कर दो। अगर आप उसके लिए बुरी होप कर रहे हो फिर तो आप अल्लाह पे यकीन ही नहीं कर रहे कि वो आखिरत में इसका हिसाब लेगा जिसने आपके साथ गलत किया है। छोड़ दो उस बात को, उसने जो किया आपके साथ ख़त्म कर दो, उस चीज़ को रहने दो। आप उसको ऐसे कह दो कि भाई हम लोग आखिरत में देखेंगे, सही है, तू जो कर रहा है करता रहे भाई, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं भी इसको ये बोलूँगा भाई, आई विश यू ऑल द बेस्ट भाई, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ आई फील वेरी बैड फॉर यू, नहीं होना चाहिए था। मैं पहले भी ये बात बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, और मैं अभी भी बोलूँगा बहुत गलत हुआ है इसके साथ। आई फील वेरी बैड फॉर हिम। थोड़ी छोटी मोटी मैंने ट्रोलिंग की होगी, बट वो उस नीयत से नहीं की है कि मैं जो है इसके लिए होप कर रहा हूँ या मैं खुश हो रहा हूँ इसके अंदर जाने से। अगेन मैं बोलूँगा मेरा कोई बेनिफिट नहीं था इस चीज़ में, ना मेरा बेनिफिट है। मजाक मस्ती वगैरह अपनी जगह, लेकिन मैं दिल से होप नहीं करता किसी के लिए भी, किसी भी इस दुनिया के इंसान के लिए, कि वो ये सब फेस करे, और तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। अपने दिल में ना आप किसी के लिए नफ़रत मत रखो, सही है। डिफरेंसेस रखना अलग बात होता है, पसंद नापसंद करना अलग बात होता है, बट हेट मत रखो। हेट रखना ना किसी के लिए बहुत आपको ख़त्म कर सकता है, सही बता रहा हूँ। जैसे कि वो सरफराज चौधरी साहब वो ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि उनको इसके लिए हेट भी थी दिल में और लालच भी था, और उसी वजह से वो ख़त्म हुआ है। वो जो बंदा आया जिसने इसकी हेल्प की, उसके दिल में कुछ भी नहीं था, कह लो मोहब्बत भी नहीं थी लेकिन नफ़रत भी नहीं थी। वो एक न्यूट्रल बंदा था और उस न्यूट्रल बंदे ने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है।